दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं रानी नागफनी की कहानी, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। दोस्तों यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास के अब तक मैं पहले अध्याय का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आज उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के दूसरे अध्याय टूटना प्रेम राजकुमारी नागफनी का और करना तैयारी आत्महत्या की का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। पड़ोसी राज्य के राजा राखड़ सिंह की बेटी राजकुमारी नागफनी पलंग पर हताश पड़ी हैं। दासियां पंखा झुला रही हैं। राजकुमारी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दाएं बाएं दो दासियां पाउडर का डिब्बा लिए खड़ी हैं। जो ही आंसू निकलता है, दासी उसे पोंछकर पाउडर छिड़क देती है। राजकुमारी का सिर गोद में लिए उसकी सखी करेलामुखी बैठी है। पाठकों, करेलामुखी का नाम निरर्थक नहीं है। बचपन में जब उसकी बोली पहली बार फूटी तो पहला शब्द उसके मुंह से गाली का निकला। यह देखकर उसके माता पिता ने उसका नाम करेलामुखी रख दिया। करेलामुखी नागफनी के सिर पर हाथ फेरती हुई उसे समझा रही है, राजकुमारी धीरज रखो। नागफनी ने सिसकते हुए कहा, कैसे धीरज रखूं, तू ही बता सखी। आज 5वीं बार मेरा प्रेम टूटा है। कितने आघात मेरे हृदय ने सहे हैं। अब तो मैं प्रेम करते करते थक गई हूं। करेलामुखी ने कहा, राजकुमारी प्रेम का पथ कांटों से भरा ही है। इससे क्या घबराना, हर घाव का मरहम होता है। एक प्रेम का घाव भी दूसरे प्रेम के मरहम से भर आता है। नागफनी बोली, नहीं, मेरे घाव नहीं भर सकते। एक घाव सूखता नहीं है कि दूसरा हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे देखते देखते ही कितनी लड़कियों ने प्रेम किया और उनका प्रेम सफल भी हुआ। उनके प्रेमियों ने या तो उनसे विवाह कर लिया या आत्महत्या कर ली। उस भानुमति को ही देखो, न अच्छी साड़ियां हैं उसके पास और न ठीक से मेकअप करती है, पर उसके प्रेमी ने उसे विवाह कर लिया। जूही के प्रेम में अभी तक 2 आदमी आत्महत्या कर चुके हैं। एक मैं अभागिन हूं जिसने 5 से प्रेम किया, पर एक भी न विवाह करने को तैयार हुआ और न आत्महत्या करने को। सबने किसी और से शादी कर ली। अब मैं क्या करूं? मैं ऊंचे कुल की कुमारी हूं। मेरे कुल की नारियां पुराने जमाने से हंसते हंसते आग में कूद जाती थी। मुझे तो पहला प्रेम टूटने पर ही आत्महत्या कर लेनी थी, पर मैंने धैर्य धारण किया। अब मैं हार गई हूं। अब तो मैं आत्महत्या करूंगी। यह सुनकर करेलामुखी कांप उठी। समझाने लगी, राजकुमारी इतनी उतावली मत करो। जैसे 5 वैसे 6। एक ट्रायल और करो। कल शाम को नगर सेठ का लड़का उड़ाऊ मल तुमसे मिलने आने वाला है। उससे प्रेम करो। उसके रंग ढंग से मालूम होता है कि वह या तो शादी कर लेगा या आत्महत्या। नागफनी हट करने लगी। उसने कहा, नहीं, नए प्रेम के लिए मुझ में उत्साह ही नहीं रहा। अब सिर्फ मर जाने का उत्साह मेरे मन में है। करेलामुखी समझाकर हार गई, पर नागफनी अपने निश्चय पर अटल रही। और क्यों न हो, आन बान वाले कुल की थी। बड़ी शांति से उसने करेलामुखी से कहा, सखी, तू आत्महत्या के प्रयासों की खोजबीन करके यह बता कि किस प्रकार आत्महत्या करना मेरे कुल की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा। सारा प्रबंध भी तुझे ही करना है। करेलामुखी बहुत दुखी थी। वह एक आह के साथ उठी और प्रबंध करने चली गई। इधर नागफनी अंतिम चिट्ठियां लिखने बैठ गई। उसने एक चिट्ठी अपनी मां को लिखी, मां, मैं तुम्हें छोड़कर सदा के लिए जा रही हूं। मैं जीवन से निराश हो गई। आज मुझे 5वें प्रेमी ने धोखा दे दिया। मैंने 5 बार प्रेम किया, पर किसी प्रेमी ने मुझसे शादी न की न आत्महत्या की। मुझे धिक्कार है। मैं तुम्हारी बेटी कहलाने योग्य नहीं हूं। तुम मुझे क्षमा करना।
तुम्हारी अभागिन बेटी नागफनी। इसके बाद उसने अपनी आत्महत्या के संबंध में अखबारों के लिए एक वक्तव्य तैयार किया। यह वक्तव्य प्रेमियों के नाम खुली चिट्ठी के रूप में था। वह नीचे दिया जाता है। मेरे भूतपूर्व प्रेमियों, मैं तुम लोगों के कारण जान दे रही हूँ। यदि तुम लोगों में तनिक भी राजभक्ति होती तो तुम में से कोई एक प्राण देकर मुझे बचा सकता था, पर तुम सब कायर हो। न जाने इस देश के युवकों को क्या हो गया है। एक वह जमाना था कि एक राजकुमारी के लिए सैकड़ों युवक प्राण देने को तैयार रहते थे, और अब मुझे एक मरने वाले का टोटा पड़ रहा है। यह देश कहाँ जा रहा है? इस देश का कितना पतन हो गया। मेरे पिता के पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है। मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ। मैं एक छोटी सी चीज चाहती थी, एक आदमी की जान, और तुम लोगों की जान इतनी महंगी नहीं है। अगर तुम में से कोई आत्महत्या कर लेता तो मैं अपना प्रेम सफल समझती। आत्महत्या नहीं कर सकते थे तो शादी तो कर सकते थे। तुमसे कुछ नहीं हुआ। मैं तो जा रही हूँ, पर मैं अपनी बहनों को सावधान करती हूँ कि जब तक कोई पुरुष आत्महत्या या विवाह करने का वादा न करे, उससे प्रेम न करें। अब उसने अलमारी खोलकर अपने प्रेमियों के पत्र निकाले और उन्हें जला दिया। इसके बाद उसने अपने प्रेम पत्रों की नकलें और प्रेमियों के पत्र निकले। उसने अपने डायरी पूरी की और पत्रों तथा डायरी को कागज में लपेटकर बांधा और ऊपर राज्य के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखा। इस लेखक के नाम उसने एक पत्र भी लिखा। मेरे प्रिय लेखक, मैं प्रेम में विफल होकर आत्महत्या कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे उपन्यास और कहानियाँ पढ़े हैं और पसंद किए हैं। मैंने देखा है कि तुम्हें सेनेटोरियम में पड़ी हुई या आत्महत्या करने वाली प्रेमिका अपने पत्र और डायरी भेज देती हैं और तुम उन पर से कहानी या उपन्यास लिख देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग तुम्हें यह सामग्री क्यों भेजती हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, राज्य की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। मैं सोचती हूँ परंपरा के कारण ही ऐसा होता है। तुम्हारा 2 सालों से कोई उपन्यास नहीं छपा। कारण यह मालूम होता है कि तुम्हें इस बीच किसी निराश प्रेमिका ने चिट्ठियां और डायरी नहीं भेजी। मुझे तुम पर दया आती है। तुम जैसा अच्छा लेखक प्रेमिकाओं की चिट्ठियों के अभाव में मर रहा है। साहित्य की हानि होते मैं नहीं देख सकती, इसलिए चिट्ठियां और डायरी तुम्हें भेज रही हूं। इनसे तुम एक उपन्यास और 10-12 कहानियां लिख सकते हो। तुम बहुत स्थिरमती लेखक हो, जो लाइन पकड़ लेते हो पकड़े रहते हो। बसंतपुर के सेनेटोरियम में, जिसे खुले 5 वर्ष हुए हैं, अभी तक कुल 37 निराश प्रेमिकाएं भर्ती हुई हैं। पर मैंने हिसाब लगाया है कि तुमने अपनी कहानियों में 73 को वहां भेजा है। उक्त 37 में से 25 बच गईं और सिर्फ 12 मरी। पर तुम्हारी कहानियों की सब नायिकाएं मर गईं। तुम्हें न जाने कहाँ से ये आंकड़े मिल जाते हैं। जो हो, लो यह सामग्री संभालो और इसका उपयोग करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारी प्रशंसिका नागफनी। जैसा कि आगे के अध्यायों से प्रकट होगा, वह सामग्री उक्त लेखक को नहीं मिल सकी और उपन्यास नहीं लिखा जा सका, यह लेखक कह रहा है। करेला मुखी बड़ी व्यस्त सी आई। कहने लगी, राजकुमारी, मैंने आत्महत्या की प्राचीन और नवीन विधियों का अध्ययन किया है। पुराने जमाने में आग में कूदने की प्रथा थी। अब भी कुछ स्त्रियां कपड़ों पर तेल डालकर आग लगा लेती हैं। फांसी लगाना और जहर खाने की प्रथा भी है। अधिक भावुक स्त्रियां तो दूसरी स्त्री के अच्छे कपड़े और जेवर देखकर ही प्राण त्याग देती हैं। उस दिन नगर सेठ की लड़की बढ़िया साड़ी और गहने पहनकर निकली तो व्यापारी मोहल्ले में जहां से वह निकलती लाशें बिछ जाती। पर तुम इतनी भावुक नहीं हो और न किसी स्त्री के पास ऐसी चीज हो सकती है जिसे देखकर तुम ईर्ष्या करो। हाँ, पति को छोड़कर तुम्हें जल समाधि लेनी चाहिए। निराश प्रेमिकाएं भेड़ाघाट के जलप्रपात में कूदकर आत्महत्या करती हैं। तुम भी कल प्रातःकाल वहां चलकर घाट पर डेरा डालो और तीसरे पहर तक जल में प्राण विसर्जित करो। भेड़ाघाट का नाम सुनकर नागफनी कांप उठी। कहने लगी, सखी, वहां तो बड़ा गहरा पानी है, मुझे डर लगता है। करेला मुखी ने आश्वस्त किया, नहीं,
डर की कोई बात नहीं। गर्मी के ऋतु में वहां पानी काफी कम हो जाता है। नागफनी का मन कुछ शांत हुआ। उसने करेला मुखी से कहा, सखी, मेरा सब काम पूरा हो चुका। ये चिट्ठियां और यह पुलिंदा दोनों को मेरी मृत्यु के बाद यथास्थान पहुंचा देना। करेला मुखी ने सब सामग्री ले ली। राजकुमारी ने उसे जाकर प्रबंध करने का आदेश दिया, पर करेला मुखी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही और उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। नागफनी ने यह देखा तो उसे लिपट गई। दोनों सखियां बड़ी देर तक सावन भादों के रूप में रोती रहीं। करेला मुखी ने रोते रोते कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, नागफनी बोली, नहीं मेरी प्यारी करेला मुखी, तेरे मरने का कोई कारण नहीं है। अभी तो तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया है। मेरे प्रेम में व्यस्त रहने के कारण तुझे अपना प्रेम करने का समय ही नहीं मिला। अब तू मन लगाकर प्रेम करना। यदि तेरा विवाह हो सका तो मेरी आत्मा को उस लोक में बड़ी शांति मिलेगी। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, मुझे साथ ले चलो। यदि तुम्हारा विवाह होता तो राजा साहब दहेज के साथ मुझे भी तुम्हारे साथ भेज देते। जब तुम इतनी दूर जा रही हो तब क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए? नागफनी ने कहा, नहीं, यह बात दूसरी है। मैं वहां बहुत दिन नहीं रहूंगी। वहां आत्मा की हर इच्छा ईश्वर पूरी करते हैं। मैं उनसे वर मांगूंगी कि मुझे पुरुष बनाकर पृथ्वी पर भेजें और मेरे उन धोखेबाज प्रेमियों को स्त्री बनाएं। मैं उन पांचों से शादी करूंगी और उन्हें खूब कष्ट दूंगी। करेला मुखी को यह बात पटी नहीं। उसने कहा, राजकुमारी, ऐसी गलती मत करना। 5 स्त्रियों का पति खुद ही कष्ट भुगतता है। भूल कर ऐसा वर न मांगना। इसके बदले तुम यह वर मांगना कि उन 5 की स्त्रियां खूब लड़ें और चैन न लेने दें। नागफनी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही सही, पर तू साथ चलने का हठ मत कर। करेला मुखी के फिर आंसू टपकने लगे। कहने लगी, पर अब मेरा कौन सहारा है? नागफनी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, घबरा मत, मैं तेरा इंतजाम कर जाऊंगी। मैं तुझे इतना धन दे जाऊंगी कि तुझे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। पगली, धन से बड़ा संगी और मित्र कोई नहीं है। तेरे पास धन रहेगा तो 4 स्त्रियां तेरे ही आगे पीछे फिरेंगी। अच्छा, अब तू जाकर आत्महत्या का प्रबंध कर, मैं जरा आराम कर लूं। करेला मुखी अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त होकर प्रबंध करने चली गई। नागफनी आराम करने लगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रानी नागफनी की कहानी के दूसरे अध्याय टूटना प्रेम राजकुमारी नागफनी का और करना तैयारी आत्महत्या की का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के अगले अध्याय का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।